हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल TSL दिस साइंस लाइफ 99। और मैं आपका एडुकेटर सत्येंद्र शुक्ला। लास्ट टाइम पर जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए या फिर आरएनए, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे उनकी बिगिनिंग होती है, कैसे डिस्कवरी हुई थी। और मैं एक बार उस चैप्टर का क्विक रिव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड टर्म कहाँ से आया था, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जिसमें हम लोग फ्रेडरिक मिसेचर के बारे में बात की थी, जिन्होंने 1869 में एक ल्यूकोसाइट्स के पस सेल से न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। बाद में अल्टमान आए और फिर उन्होंने प्रोटीन फ्री मटेरियल, मतलब कि बिना किसी और मटेरियल को प्रेजेंट हुए डीएनए को उन्होंने निकाला था। मतलब डीएनए निकाला और उसमें कुछ नहीं प्रेजेंट था। बाकी उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप के होते हैं, जिनमें एक राइबो शुगर होते हैं, एक में डिऑक्सी राइबो शुगर होते हैं। जिसमें राइबो शुगर होते हैं उसको हम आरएनए कह देते हैं, जिसमें डीएक्सी राइबो शुगर होते थे उसको डीएनए कह देते हैं। एक बार क्विक रिव्यू में हम लोग पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने साइज के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हेप्लॉइड डीएनए जहाँ पर भी होते हैं तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जैसे अगर कोई डिप्लॉयड का केस है जाए तो वहाँ पे हम लोगों के 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हो जाते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने दोबारा देखा था कि ई कोलाई में 4.6 10⁶ बेस पेयर होते हैं। लेमडा पेज में 48,502 बेस पेयर होते हैं। और 5'174 में 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसा कि हम अभी क्विक रिव्यू करा रहे हैं, इस पे इस सेगमेंट के लास्ट में जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस इन टॉपिक से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देंगे उसमें आने के जो भी चांसेस हैं, हमने उसको कवर करते हुए उसको भी ऐड ऑन किया इसमें। बाकी इसमें हम एक बार क्विक रिव्यू में देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड हमारा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले उसमें एक शुगर होते हैं। शुगर के बाद उसमें नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेज हम लोग दो टाइप के देखे थे, जिसमें प्यूरिन पिरामिडिन था। वही पबजी वाला जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, उससे चीज़ें याद करने में आसानी होती है। उसके साथ साथ इसमें जो फास्फोरिक एसिड है, जो कि फॉस्फेट के फॉर्म में हमको वहाँ पे मिलता है। आगे एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको क्विक रिव्यू में आगे चलते हैं। जैसे शुगर था, शुगर में हम लोग दो टाइप के शुगर पढ़े थे। एक था हमारा राइबो शुगर और दूसरा था हमारा डीऑक्सी राइबो शुगर। दोनों में डिफरेंस कहाँ से हम लोग देखे थे, ये जो सेकेंड प्लेस, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ नंबरिंग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये देन फिफ्थ। ये हमारी 5 कार्बन की रिंग थी। और इसमें ये जो सेकेंड प्लेस पर मेरा OH ग्रुप था, इसी को लेके हम लोगों ने कभी इसको राइबो शुगर बोला था और कभी डीऑक्सी राइबो शुगर। अगर यही सेकेंड प्लेस पे हमारे पास अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो हम लोग इसको डीऑक्सी राइबोस कह देते थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे हम लोग प्यूरिन और पिरामिडिन एक ही बार में बाकी अगर अच्छे से आपको देखना है तो फर्स्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उस पर हम आई बटन पर उसको दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जैसे ये एडेनिन था। सबसे पहले तो प्यूरिन के बारे में बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता था, जिसमें ये 9 मेंबर रिंग होते थे। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन होते थे। ठीक है, काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते थे, यहाँ इसको हम पहला वाला कार्बन मानते थे, ये काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देते। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, हम लोग ऐसे काउंटिंग करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग पिरामिडियन में यहाँ पर 1 होता था, यहाँ पे 2 3 4 5 एंड देन 6, ऐसे इसमें काउंटिंग कर देते हैं। अब यार हम लोग एक बार
रिवाइज कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे हमारा एडेनिन होता था तो उसमें क्या होता था, 6 पॉइंट्स पे हमारा इसमें अमीनो रिंग आता था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, 6 अमीनो प्यूरिन कह देते थे, 6 अमीनो प्यूरिन। वैसे ही जब गुआनिन में हम लोग क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते थे, यहाँ पे देखिए ये 6th प्लेस पे ऑक्सीजन और ये 2nd प्लेस पे अमाइन ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाता था, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। वैसे ही हम साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन की बात करते हैं जो कि पिरिमिडिन्स में आते हैं। तो इनमें हमने बताया था कि जैसे सबसे पहले यूरेसिल को देखते हैं, यूरेसिल में आप लोग देखेंगे ये 2nd प्लेस पे और 4th प्लेस पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है हम लोग 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन। इसी में हम लोग थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करते थे और मेरा यहाँ से थायमिन भी बन जाता था और फिर साइटोसिन भी बन जाता था। मॉडिफिकेशन क्या क्या थे, जैसे हम लोग साइटोसिन में देख रहे हैं 2nd प्लेस पे ऑक्सीजन तो है ही, बस हम लोग क्या किया 4th प्लेस पे ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे हम लोगों ने अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया। और वैसे ही थायमिन में देखते हैं ये चीज़ दोनों तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसको मैच करिए एक बार। यहाँ पे आपका 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन भी है, 4th पोजीशन पर भी ऑक्सीजन है। इसमें एक चीज जो अलग से ऐड हो रही थी वो थी 5th प्लेस पे मिथाइल ग्रुप। ये हमारा मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तब ये यूरेसिल ना रह के अब ये मेरा थायमिन हो गया। ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल पढ़ा था कि कैसे पिरिमिडिन, पैरामिडिन और प्यूरिन दोनों ही बनते हैं हमारे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फास्फोरस की बात करते थे, तो फास्फोरस में क्या था कि ये फास्फोरिक एसिड थे। यहाँ पर भी हम लोगों ने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था जो कि बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था, पर आप लोग यहीं पर क्लियर कर लिए थे। जैसे हम लोगों ने बता दिया था कि यहाँ पे बस यही डीप्रोटीनेट कर दिया जाए, ये इस यहाँ पर प्रोटॉन को हटा दिए थे, तो ये मेरा फास्फोरिक एसिड से फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो भी ओइक एसिड हो, कोई भी इसको डीप्रोटीनेट कर देते थे तो ये मेरा बस एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे इसका स्ट्रक्चर हो जाता था मेरा, जैसे यहाँ पे फास्फोरस, इसको तो डीप्रोटीनेट कराओगे नहीं इस ऑक्सीजन को, जो जो हो सकता था यहाँ पे ये हो जा सकता था, फिर इस ऑक्सीजन को हम लोग डीप्रोटीनेट करा देते थे और फिर इसको करा देते थे। यहाँ पे ये मेरा फॉस्फेट बन के रेडी हो जाता था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने लिंकेज के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार, यहाँ पे जैसे मेरा ये न्यूक्लियोसाइड होता था, ये पूरा मेरा न्यूक्लियोसाइड होता था। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता था, इसको हम लोग एक बार चेक करें। न्यूक्लियोसाइड में एक मेरे पास यहाँ पे या तो प्यूरिन होता था या फिर पिरिमिडिन होता था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन, ठीक है। और इसका ये 9th प्लेस का नाइट्रोजन था और ये राइबोस शुगर का ये 1st प्लेस का कार्बन था। अब इनके बीच में हमारा बनता था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एन ग्लाइकोसिडिक इसलिए कह देते हैं कि यहाँ पे 9th प्लेस पे मेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से इसको हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देते थे। और यहाँ पर फिर हमने बताया था आपको फास्फोएस्टर बॉन्ड। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताए थे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन के साथ OH ऐड होता था ये मेरा एल्कोहल से आता था, और ये जो मेरा यहाँ पे OH था वो मेरा
किस चीज से आता था? ये मेरा एसिड से आता था। अब देखना, कहीं भी जब भी एसिड और एल्कोहल, एसिड हो या फिर एल्कोहल, जहां मतलब दोनों ही प्रेजेंट हो, जब एसिड और एल्कोहल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम लोग फास्फोस्टर बॉन्ड कहते हैं। अगर हमारा दोनों ही जगह पर ये भी आपका एसिड है, अब देखिए, अगर मेरे दोनों ही कंडीशन में अगर एसिड एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनता था पीओपी बॉन्ड, तो ये मेरा हो जाता था, जैसे यहाँ पे देखिए पी देन ओ देन पी, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा क्या है, पी, ओके, ये पी है, देन ओ है, फिर देन पी है। अब ये दोनों ही जो बॉन्ड होंगे हमारे, ये मेरे फास्फो एंड्राइड बॉन्ड में होते हैं, क्योंकि इसमें ये एसिड और एसिड के बीच की लिंकेज है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये चीज़ हम लोग ध्यान दे दें कि जब एसिड एसिड के बीच में बॉन्ड होता है तो फास्फो एंड्राइड बॉन्डिंग होती है, और जब यही एसिड और अल्कोहल के बीच में होगा तो ये मेरा फास्फोएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। और ये लाइस इस वाले स्लाइड में हम पूरा कंक्लूड कर देते हैं आपको एक चीज़, ये बहुत देखे थे कि सारा ही चीज़ एक ही बार में कंक्लूड करते हैं। यहाँ से फिर हम यहाँ से न्यूक्लियोसाइड हुआ, यहाँ पे पेसेज हमारे होते थे जिसमें प्यूरिन पिरिमिडिन हो जाते थे। फिर यहाँ से एक जब हम लोग फॉस्फेट के लेंगे तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बन जाएंगे। तो अगर फॉस्फेट जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे इसके नाम भी चेंज होते थे। अगर मान लीजिए हम एडेनिन यहाँ पे ले लें तो एडेनिन मोनोफॉस्फेट बन जाएंगे। अगर उसी की जगह पर हम लोग दो फॉस्फेट के लेते हैं, इतना ही पूरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो ये मेरा पास बन जाता था न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोसाइड के जगह हम एडेनिन लेते हैं तो ये मेरा बन जाएगा ADP। और ये मेरा फिर अगर तीनों फॉस्फेट के लेंगे तो ये फिर मेरा ATP। ये जो -2 -3 -4 यहाँ पर दिखाएंगे, हम इस पे चार्जेस को शो करते हैं, इसको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग फिर स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में कह रहे थे। आज हमको यही जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसी के बारे में हम लोग को मेनली पढ़ना है। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है इसी के बारे में, कैसे ये बना था, इसके पीछे कौन कौन साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे लोग, ये हम लोग अभी लास्ट लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। अब इसको हम आगे प्रोसीड कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही यहाँ से आज का मेरा लेक्चर शुरू होता है। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि देखिए जैसे यहाँ पे 1953 ये ईयर हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी कि बाद में इनको इसके लिए नोबेल भी मिला था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने हमारा DNA का हेलिकल मॉडल दिया था। अब हेलिकल मॉडल क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और ये किस पे बेस्ड था, किसके स्टडी पे बेस्ड था, तो उसमें थे हमारे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये बहुत मतलब इनके ही जो डाटा थे, इनको डाटा को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने यूज किया था अपना हेलिकल मॉडल देने के लिए। इनके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हुए जिनको हम लोग एविन चारगाफ के नाम से जानते हैं। इन्होंने हमको ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमेशा एडेनिन एक डबल स्टैंडर्ड DNA में एडेनिन जब भी बॉन्ड होगा, बॉन्डिंग बनाएगा, वो थायमिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और जब भी गुआनिन बॉन्डिंग बनाएगा वो मेरा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इन्होंने एक चीज़ को बहुत ही सही से बताया था, जिसके पर ही हमारा जो हेलिकल मॉडल ऑफ DNA है जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, वो इसी पर बेस्ड था मेनली। अब हम लोग ये देखना शुरू करते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं, जैसे हमारी एक राउंडिंग स्टेयर्स है, ठीक है।
ये राउंडिंग जो स्टेयर्स हमारी होती हैं, जैसे देखिए एक बीच में कुछ एक पोल जैसा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा एक कोई पोल जैसा है, इसके अगल बगल से ही चीजें पूरा घूमते हुए यहाँ से फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, हेलिक्स बना रही हैं। ऐसे ही मेरा हेलिक्स मॉडल था डीएनए का। इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हेलिकल मॉडल कब दिया गया था और किसने दिया था, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस हेलिकल मॉडल को देने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। कब दिया था इन्होंने दिया था इसको 1953 में, ठीक है। इसके अलावा इनमें और किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, इनके कंट्रीब्यूशन में कौन कौन हेल्प किया था, यहाँ पे विल्किंस और फ्रैंकलिन, जो कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा, फ्रांसिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन। ये दोनों लोगों ने मिलकर हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन बनाया था, जिसकी स्टडी पर ये वाटसन और क्रिक ने उस मॉडल को दिया था। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट जिनके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, वो थे एरविन चारगाफ। इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा एडेनिन थायमिन की बेस पेयरिंग और गुआनिन और साइटोसिन की बेस पेयरिंग, इस चीज को बताया था। अब जरा हम लोग चारगाफ को बहुत अच्छे से देखते हैं, उनके क्या क्या पॉइंट्स थे, उन्होंने क्या क्या बताया था। और ये चारगाफ के जो ये बॉन्डिंग के बेस पेयरिंग के रूल थे, इसको ही जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के मॉडल के हॉलमार्क एज ए हॉलमार्क माना जाता है इसी चीज को, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो शायद से ये अपना कंसेप्ट देने में इनको दिक्कत होती। ये हॉलमार्क इवेंट था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के लिए, ये चारगाफ की जो भी इन्होंने डिस्कवरी की थी। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चारगाफ के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। इनमें जैसे हम लोग अभी जैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का जो देखा था, इसमें हम लोगों को कोई स्ट्रक्चर पहचानना है प्यूरिन और पिरिमिडिन का। एक बार देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है। अभी हम लोगों ने क्या अभी थोड़ी देर पहले प्यूरिन और पिरिमिडिन को देखा था कि कौन सा क्या होता है। जरा इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पहले तो 2 रिंग है। अब जब 2 रिंग है तो ये क्या हो सकता है, ये जो मेरा 2 रिंग है तो ये प्यूरिन होगा। अब प्यूरिन में ये क्या है, एडेनिन है या गुआनिन है। उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी पबजी वाली। क्या करना है, बस बी को ये कन्वर्ट कर देना है ए में, कि प्यूरिन इसमें कौन कौन आ जाएंगे, एडेनिन और गुआनिन। वैसे ही पिरिमिडिन था। पिरिमिडिन में हमने क्या बताया था, जैसे कि कोई भी क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेट के फैन हर कोई होता है, उसमें कट शॉट लगते हैं, तो सी देन यू देन टी। ये कट शॉट मतलब पिरिमिडिन है। यहाँ पे हम चीज़ों को देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेकेंड प्लेस में वो एक नाइट्रोजन है और ये 6th पोजीशन पे हमको ऑक्सीजन दिख रहा है। ये मेरा फिर यहाँ पे मेरा ये गुआनिन, ये मेरा गुआनिन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक पिरिमिडिन होगा, और इस पिरिमिडिन में हम लोग इस स्ट्रक्चर वाइज चेक करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। सेकेंड प्लेस पे ऑक्सीजन, 4th प्लेस पे अमाइनो ग्रुप। तो ये मेरा हो जाता था साइटोसिन।
वैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर केवल और 6th प्लेस पे ही अमाइनो ग्रुप है, सेकंड प्लेस पे कोई हमारे मॉडिफिकेशंस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे गुआनिन में यहाँ पर मॉडिफिकेशन था, यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं है तो ये मेरा 6 अमाइनो प्यूरिन को हम लोग एडेनिन कहते थे। और वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये थायमिन है, थायमिन में हम लोग क्या देखेंगे, 2 और 4th प्लेस पे ऑक्सीजन तो होंगे ही, पर 5th प्लेस पे मेरा एक मिथाइल ग्रुप एड ऑन हो जाता था, जिसकी वजह से ये थायमिन बन जाता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो फिर हम और एरविन चारगाफ के और भी चीजों को देखते हैं, इन्होंने क्या क्या बताया जाए। जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया था कि एडेनिन हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में थायमिन से बॉन्ड करेगा और गुआनिन बॉन्ड करेगा आपके साइटोसिन से। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि जब भी बॉन्डिंग होगी, एक प्यूरिन की बॉन्डिंग होगी, और प्यूरिन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, पिरिमिडिन के साथ। मतलब दो प्यूरिन आपस में बाइंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जब भी अगर हमारे पास यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन होगा, तो इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब भी बाइंडिंग होगी, किसके साथ होगी, साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल नहीं यहाँ पे बोलना है, यूरेसिल हमको केवल आरएनए में मिलता है, अभी डीएनए में नहीं मिलता है, इसीलिए हमने वेट किया था थोड़ा। आगे तीसरी बात इसमें हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने ये बताया था कि जो भी मेरा प्यूरिन और पिरिमिडिन, इन दोनों का जो रेशियो होता है 1 के इक्वल होता है। प्यूरिन कौन कौन से मेरे, A+G इनके रेशियो, और साइटोसिन प्लस थायमिन इनके रेशियो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक चीज इन्होंने बोला था कि जो कि कांस्टेंट नहीं होता है, इतना जैसे A+T+C+G, मतलब ये वेरिएबल होते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो जैसे इसको देखा जाए, जैसे ह्यूमन के केस में देखा जाए, तो ये लगभग 1.55 के आसपास आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में 1.55 आए। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें लेस देन 1 हो चला जाता है। ये मतलब स्पीसीज तो स्पीसीज चेंज होते रहता है, पर अगर किसी भी ह्यूमन की बात करें तो 1.55 के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा चेंजेस में नहीं होता। ठीक है, और ये जो एरविन चारगाफ हमारे इसको दिए थे, ये वाला जो रूल है, उन्होंने ये चीज़ जो डिस्कवर किया था, यही मेन बेसिस बना था वाटसन एंड क्रिक की डिस्कवरी में। इसको ही हॉलमार्क माना गया था। ठीक है, हॉलमार्क, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटेरिटी ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कंप्लीमेंटेरिटी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जिसे बहुत अच्छे से हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 3D व्यू में इस चीज को दिखा रहे हैं। डायग्राम हम अलग अलग जगहों से लेके आए हैं, बहुत सही। यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो भी ये जो लैडर बना है, मतलब इसका जो बेस बना है, ये जो भी मेरा बेस बनता है, किस चीज़ से बनता था, यहाँ पे शुगर होते थे और इस पे फॉस्फेट, फिर शुगर, ऐसा ही होता था। तो इसको छोटा कर लेते, यहाँ पे शुगर, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर। जैसे कि यहाँ पर इस वाले फिगर में देखें, इसका बेस किस चीज़ से रेडी होता था, शुगर फॉस्फेट ऐसे होता था। और क्या होता था, यहाँ पे अंदर के साइड में, इन साइड में, ये जो मेरा नाइट्रोजनस बेसिस होते थे, इस पे लगे होते थे। ठीक है, और यही सामने वाले
जो भी मेरे प्यूरिन होंगे तो यहाँ पे पिरिमिडियन हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिन है तो यहाँ पे पिरिमिडियन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती थी। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्डिंग आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भी मेरा इसका डायमीटर, जो डायमीटर होता था हेलिकल मॉडल में, ये आपके होता था 20 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता था। 20 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए या फिर 2 नैनोमीटर कह लीजिए, दोनों बात इक्वल है। और यहाँ से ये पहला टर्न है, मतलब टर्न का मतलब होता है एक टर्न में आपके, एक टर्न में टोटल 360 डिग्री होता है। मतलब ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बेस पेयर में आपके टोटल टर्न कंप्लीट होते थे। ठीक है, तो एक बेस पेयर का आपको कितना, एक बेस पेयर में कितना टर्न आपको देखने को मिलता था, मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये 36 डिग्री एक बेस पेयर में टर्न। इसको ही हम लोग टॉर्सन एंगल कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स बन देते हैं। ये छोटा वाला एक ग्रुप्स है, इसको माइनर ग्रुप कह देते हैं, और ये फिर यहाँ पे मेजर ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। इसी बात को यहाँ पे भी बताया गया है, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप को हम लोग दिखाते थे। इतनी बातें हमको लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो गई हो। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं एक हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे फीचर्स होते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कंप्लीमेंट्रिटी पे। इसमें यह था कि जो भी एक स्ट्रैंड होगा दूसरे स्ट्रैंड से ये कंप्लीमेंट्री शो करेंगे। कंप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाले, मतलब यहाँ पे एक एडेनिन होगा। ठीक है, एडेनिन मेरा डबल रिंग का होता था, यहाँ पे मेरा एक थाइमिन हो जाता था। वैसे ही और भी हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं। यहाँ पे मान लो कि मेरे एक गुवानिन है, इसकी कंप्लीमेंट्रिटी शो होगी आपकी ऐसे ही मेरे ये शो करते थे। ये इस चीज को देखते हैं। इसे मान लो कि ये मेरे एडेनिन है और ये मेरी थाइमिन है। इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, वही यहाँ पे गुवानिन हो जाएगा और यहाँ पे साइटोसिन 3 में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे बनते थे। ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इनके रिस्पेक्ट में और इनकी वीक होगी। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन है कि अगर मेरे पास कोई एक यहाँ पे मालूम चल जाए, ठीक है, एडेनिन है या फिर थाइमिन है, तो इसके आगे वाला हम लोग गेस कर सकते थे। जैसे यहाँ पर ए टी जी देन सी है, तो इसको आगे वाला आपको ना भी पता रहे तो आप लोग ये गेस करके बता सकते थे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पर टी ही होगा, यहाँ पर टी है यहाँ पर ए ही होगा, फिर जी है तो सी होगा, फिर सी है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे जी होगा। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने सेकेंड फीचर ऑफ डीएनए के जो 5 पॉइंट्स मेनली हमको यहाँ पर बताए गए हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उनको देख लेते हैं। इसमें हमारा बताया गया है कि जब भी हमारा ये जो डीएनए होगा वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन से बन के बना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बेस बनता था इसमें हमारा होता था एक शुगर, दिख ही नहीं रहा, एक शुगर होता था, शुगर के बाद फॉस्फेट, फिर शुगर, ये मेरा यहाँ से बेस तैयार होता था।
और शुगर के साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होते थे, जो कि दूसरे वाले नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पर भी प्रेजेंट होते थे, और इनसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे। फिर यहाँ पर भी शुगर, फॉस्फेट, देन शुगर, ये सब ऐसे प्रेजेंट होते थे। एक चीज हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर ये 5 प्राइम से शुरू होता था तो ये 3 प्राइम पे जाके एंड होता था, ठीक है। और इस वाले में इसका अपोजिट होता था, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट होता था और यहाँ पे 3 प्राइम OH होता था, ठीक है। ये चीज याद है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपस में एंटी पैरेलल है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इससे मालूम चलता है कि ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी एडेनिन होंगे और थाइमिन होंगे, इनके बीच में 2, ठीक है। और यहाँ पे साइटोसिन होंगे और गुआनिन होंगे, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से चीज और हमारा निकल के आता है कि अगर यहाँ पे प्यूरिन है, यहाँ पे पिरिमिडिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। या फिर इधर अगर पिरिमिडिन हो जाता है तो यहाँ पे मेरा प्यूरिन प्रेजेंट होगा इधर के साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने एक चीज अभी ध्यान दिया था कि जब भी मेरा भी ये जो एक टर्न होगा, ठीक है, ये जो एक टर्न है ये 34 एंगस्ट्रॉन का होता था, ठीक है। और इसमें टोटल 10 बेस पेयर मिलते थे। कितने 10 बेस पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो एक बेस पेयर के दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34/10। ये मेरा 3.4 एंगस्ट्रॉन है। इस चीज को हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कैसे इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ठीक है। ये हमको स्टेबिलिटी दिलाते हैं, और ये एक वीक रीजन है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने का। ये बहुत, इसके अलावा भी कुछ फोर्सेज होते हैं जो कि हमारे इसको इसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बताया था आपको कि जो भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं, एक चीज़ फिर से हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने बताया था कि जो भी हमारे नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, जैसे इसमें क्या था, प्यूरिन था और पिरिमिडिन था, ये क्या होते थे, हमारे नॉन पोलर होते थे, एरोमेटिक होते थे, ये ऐसे होते थे, ठीक है। नॉन पोलर के होने की वजह से ये क्या हो गए थे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, किसी भी चीज से फोबिया, डर। जैसे आप लोगों को पढ़ाई से डर होते हैं तो पढ़ाई से स्टडी फोबिया आपको हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब इनसे ये दूर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक मेन रीजन होते हैं हमारे स्टेबिलिटी देने के लिए, स्टेबिलिटी और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोवाइड कराने, ठीक है। तभी उन्होंने क्या क्या बात की,
उन्होंने ये बात की कि ये जो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, ये दो मेन रीजन है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने में, ठीक है। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अब इस वाले पेज पे हम वापस से जाते हैं, जिसमें देखते हैं जब इतनी चीज़ों को इन्होंने बता दिया था, तो 1953 में जब कंसेप्ट आ गया था, मेरा डीएनए का हेलिक्स मॉडल रेडी हो गया था, तब इसको कुछ समय बाद फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा का मेरे को बताया था, जिसमें ये बताया गया था कि लिविंग बीइंग में, जैसे भी यूकैरियोट्स या फिर ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, तो ये जो डीएनए होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो लोग कहेंगे कि भाई आरएनए प्रोटीन कहाँ से आ गया। तो इन्होंने बताया था 1957 में, इन्होंने फ्रांसिस क्रिक, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है, हम लोग कब से क्रिक एंड वाटसन सुने होते हैं कि उन्होंने दिया था, तो सेंट्रल डोमा पे भी मेरा दिमाग चलता है कि वाटसन और क्रिक ने मिलकर दिया होता है, पर ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल फ्रांसिस क्रिक ने ही सेंट्रल डोमा का कंसेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है अपने आप को कन्वर्ट करता है आरएनए में, और फिर जो आरएनए से मेरा फिर यहाँ से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डीएनए अपना भी मल्टीपल कॉपीज रेडी करता है। अब सारा का सारा डीएनए तो पुराने वाले जनरेशन से आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसके 3 प्रोसेस के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। अगर डीएनए से डीएनए ही बनता है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए बनता है, इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, सॉरी, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आने वाली वीडियोस में आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज का कंसेप्ट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब इस पे थोड़ा सा इस क्वेश्चंस पे और जो पुराने वाले लेक्चर्स है उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में, उनके बारे में जरा हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता तो फिर हम भी आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये लेक्चर की शुरुआत में जो मेरा पहला ही स्लाइड था, ये वाला स्लाइड था जो कि हम लोगों ने आपको बताया था, या फिर लास्ट लेक्चर में मैंने सही से पढ़ाया था इसको, वह पुराने वाले लेक्चर को एक बार देखना है, उसको भी देख लीजिए, कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। जैसे देखिए पहला ये मेरा क्या है, 5x174। तो हम लोग याद किए कि 5x174 में बेस पेयर्स नहीं होते थे, केवल और केवल न्यूक्लियोटाइड्स होता था। तो एक चीज तो यहाँ से हम देख सकते थे कि न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट है, ये अगर न्यूमेरिक डाटा याद नहीं है फिर भी हमको मालूम होता था कि यहाँ पे क्यों न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका सेकेंड वाले के साथ, ठीक है, ये लेमडा फेज में हम लोग कितना देखे थे, ये पहला वाला ऑप्शन 48,502, ई कोलाई में ये फोर्थ वाला ऑप्शन 4.4 इंटू 10⁶। और क्या था, ये डी वाला, इसमें देखिए सोमेटिक से लिखा है, हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़े थे, तो सोमेटिक से क्या होते हैं, सोमेटिक से मेरे डिप्लॉइड से लिखे होते हैं, इसमें ये हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला हो जाएगा। इससे कौन सा मेरा ऑप्शन सही हो, देखिए मैच कर लीजिए, ये वाला सही है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग पिरामिडियन बेसिस कॉमन फॉर
वो डीएनए एंड आरएनए, मतलब कौन सा पिरिमिडिन जो है डीएनए में प्रेजेंट होगा, आरएनए में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को सोचने का कैसे सोचेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसमें बात किया गया है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इस चीज को आप देखते रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पिरिमिडिन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पिरिमिडिन मेरे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। सी यू देन टी, क्या है। अब देखिए इसमें बोला कि जो डीएनए में प्रेजेंट हो, आरएनए में प्रेजेंट हो। यूरेसिल क्या होता है, यूरेसिल मेरा केवल और केवल आरएनए में प्रेजेंट होता था। ठीक है, थायमिन जो होता था ये मेरे डीएनए में प्रेजेंट होता था। केवल एक साइटोसिन ही है जो मेरे दोनों में प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आई आपको। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। इसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस और शुगर, इन दोनों के बीच में मेरे कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, याद है क्या बताया थे हमने। जैसे ये मेरा क्या होता था, ये मेरा शुगर होता था। ठीक है, और यहाँ पे मेरे दो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते थे। यहाँ पर इन 9 से बॉन्डिंग होती थी, यहाँ पे फर्स्ट वाले से बता वो इसको क्या बोलते थे, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ठीक है, ये मेरी वही, इसमें कौन सा सोच सही हो जाएगा, इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। और क्या, द बैकबोन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू। अब कब से हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसमें हम लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनसे उठ के आ रहे हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो मेरे बैकबोन होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता था, शुगर और फास्फोरस, देन शुगर फास्फोरस। क्या होता था, शुगर एंड फास्फोरस। कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, शुगर एंड फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें क्या दिया है, इसमें हम देखते हैं इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। इसमें देखो बच्चे जो तुरंत गलती करते हैं वो पहले ही ऑप्शन में इनको सेकंड पोजीशन लिखा, टिक करके आगे निकल गया, पर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस लिखा है, इस चीज को ध्यान दो, गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर मेरा, सेकंड पोजीशन पे राइबोस शुगर होते थे, जो मेरा यहाँ पे ये होता था। बड़ा में थोड़ा इसको बना देते, ये वाला जो पोजीशन होता था, पोजीशंस होते थे, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या होता था, ओएच होता था। यही जब डीएनए की बात होती थी तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता था एच से, जब एच से रिप्लेस कर दिया जाता था तो इसको क्या कहते थे, डीऑक्सीराइबोस कह देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बताइए, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। सबसे पहले ही न्यूक्लिक एसिड के कंसेप्ट को बताने से पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि कौन बताया था कि डीएनए एसिडिक होता है, जिसको न्यूक्लियन वर्ड बोला गया, दिया गया था, फ्रेडरिक मिशेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए डीएनए हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, किस पे बेस्ड था, ये नहीं पूछा कि कब आया कैसा है, किसके डाटा पर बेस्ड था, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो किसका बोलेंगे बताइए, मिशेचर। मिशेचर से कुछ किया नहीं था, मिशेचर वही थे जो
अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियन टर्न दिया था और एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए बताया था। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डेटा विल्किन एंड फ्रैंकलिन, यही होगा क्या? 4 का तो डिफ्रेक्शन डाटा दिए ही नहीं थे, उन्हें तो कम्प्लीमेंटरिटी के बारे में बात की थी। वाटसन क्रिक खुद का डिफ्रेक्शन डाटा यूज करते तो किसी पर बेस्ड थोड़ी बनाते। इनमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये इन्होंने कब दिया था? ये इन्होंने 1950 में दिया था। 1950 में 4 का दिए थे, सॉरी, 1952 में इन्होंने दिया था। ठीक है, ये आज के मेरे क्वेश्चंस रहे, और पिछले वाले वीडियो को इतना व्यूज देने के लिए थैंक यू। यहीं पर हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इसके आगे हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। इसमें कई सारे हम लोग मॉडल देखेंगे, मतलब एक क्रोमोसोम को फिर हम छोटा करते 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 किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, वहां तक पहुंचेंगे और इसको पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। फिर हम बहुत टर्म को डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूक्लियोसोम भी आएंगे, बिट्स ऑफ स्ट्रिंग वाले भी ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप बताते रहिएगा।